हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वॉरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम सिगमंड फ्रायड से संबंधित मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आपका सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट एग्जाम हो, सुपर टेट एग्जाम हो, अदर कोई भी एग्जाम जिसमें कि साइकोलॉजी आता है तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड जी हैं और ये ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। तो इनका निवास स्थान आप जरूर से याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। और ये रही इनकी इमेज। अगर हम इमेज देखते हैं तो हमारे दिमाग में ज़्यादा देर तक चीज़ें याद रहती हैं, इसी वजह से हमने इमेज लगा दिया ताकि आपको सिगमंड फ्रायड जी याद रहें। व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना करने का श्रेय सिगमंड फ्रायड जी को दिया जाता है। इन्होंने मन की अवस्थाएं बताई हैं और इन्होंने मन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो मन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, पहला हो गया चेतन मन, दूसरा अर्धचेतन मन और तीसरा अचेतन मन। हमारा जो ये चेतन मन होता है वो 10% होता है और जो अर्धचेतन मन होता है वह चेतन और अचेतन मन के बीच की अवस्था होती है। ठीक है, और जो हमारा अचेतन मन होता है वो 90% होता है। कितना होता है? 90%। इसको याद रखिएगा कि चेतन मन 10% होता है और अचेतन मन 90% होता है, क्योंकि एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। अब हम चेतन, अर्धचेतन और अचेतन के मन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये जो चेतन मन होता है यह वर्तमान के विचारों से संबंधित होता है। ठीक है, वर्तमान के विचारों से मतलब प्रेजेंट टाइम में हम जो भी कार्य अपनी जागृत अवस्था में कर रहे हैं, जैसे हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपना कोई जॉब कर रहे हैं, जो भी सोच समझ कर विचार के करते हैं वो हमारा चेतन मन हो गया। ठीक है, और ये अर्धचेतन मन, दूसरा क्या है? अर्धचेतन मन। इसमें हमें तुरंत कुछ याद नहीं होता है, लेकिन कुछ सोचने के बाद ज़रूर से याद किया जा सकता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को बहुत दिन बाद मिलते हैं तो हमें ये लगता है जैसे हमने इन्हें कहीं पहले देखा हुआ है, लेकिन न तो उनका नाम याद रहता है न तो बहुत अच्छे से चेहरा याद रहता है। लेकिन हम थोड़ी देर बाद सोचते हैं, विचारते हैं और उसके बाद याद आता है, हाँ फला व्यक्ति से मैंने यहाँ पे मिला था और इनका नाम यही है। मतलब कहने का ये है, अर्धचेतन मन में चीज़ें तुरंत याद नहीं होती है, लेकिन दिमाग पे थोड़ा सा अगर जोर दिया जाए तो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये है हमारा अर्धचेतन मन। ठीक है, तो अब तीसरा देखते हैं, ये क्या है? अचेतन मन। इसमें वे बातें होती हैं जो हम एकदम से भूल चुके होते हैं। ठीक है, एकदम से भूल चुके होते हैं, याद करने पर भी हमें याद नहीं होती है। जो हमारा चेतन मन होता है वो ओनली 10% होता है और जो अचेतन मन होता है वो 90% होता है। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सिगमंड फ्रायड जी ने मानसिक क्रियाओं की चेतन और अचेतन पक्षों की तुलना पानी पर तैरते बर्फ के टुकड़े से किया और कहा कि जिस प्रकार से बर्फ के टुकड़े का जितना हिस्सा पानी के बाहर नजर आता है उससे कई गुना हिस्सा पानी के अंदर नजर आता है। मतलब यदि हम पानी के अंदर बर्फ को देखते हैं तो उसका टुकड़ा बहुत कम पानी के बाहर दिखता है, बाकी जितना भाग होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भाग वो पानी के अंदर दिखता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के चेतन मन की तुलना में उसका अचेतन मन अधिक व्यापक और जटिल होता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये होता है जो हमारे वर्तमान से संबंधित होता है, प्रेजेंट टाइम से संबंधित होता है, वो ओनली 10% होता है। बाकी 90% अचेतन मन होता है जो कि हमें याद भी नहीं रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं बताई है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व की 3 अवस्थाएं बताई है। पहला है इदम। ठीक है, पहला है इदम, इसको इड भी कहते हैं। दूसरा है अहम, इसको ईगो भी कहते हैं। और तीसरा है परा अहम, इसको सुपर ईगो भी कहते हैं। अब इसके बारे में आइए हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। अब इड क्या है अथवा इदम क्या है? यह एक जन्मजात प्रकृति का होता है। ठीक है, जो इड होता है वह एक जन्मजात प्रकृति का होता है। इसमें मुख्य रूप से व्यक्ति की मूल भावनाएं, प्रवृत्तियां और दमित इच्छाएं होती हैं। इदम किसी भी तरह आनंद, सुख और संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और यह अवस्था व्यक्ति को कुसमायोजित कर सकती है। यह सामाजिक आवश्यकता और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। मतलब दोस्तों, हमारा जो ईद होता है, हम जो भी कार्य करते हैं वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, लेकिन ईद कहता है ये कार्य करो,
क्योंकि इससे आनंद मिलता है, सुख मिलता है, संतुष्टि मिलता है और इच्छाओं की पूर्ति होती है, चाहे वो तरीका गलत हो या सही हो। मतलब हमारा जो ईद होता है वो कहता है इच्छाओं की पूर्ति की जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, सही कार्य करना पड़े अथवा गलत कार्य करना पड़े। अब इसे थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इसका संबंध सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है, मतलब सुख मिलना चाहिए किसी भी तरीके से। अब अहम देखते हैं। इसका संबंध चेतन मन से होता है। यह तीन अवस्थाओं के बीच, ये जो हमारा तीन अवस्था, मतलब एक होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो, इन तीनों के बीच जो संतुलन का कार्य करता है वो अहम करता है। बस इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ते रहिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा एक उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। तो इसका संबंध चेतन मन से होता है। यह तीनों अवस्थाओं के बीच संतुलन का कार्य करता है। अहम वास्तविकता से संबंध रखता है, मतलब रियलिटी से संबंध रखता है, जो सही है उससे संबंध रखता है। व्यक्ति को वास्तविक परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। अब देखते हैं परा अहम क्या है, सुपर ईगो क्या है। यह सामाजिक मान्यताओं और संस्कारों और आदर्शों से संबंधित होता है। परा अहम पूर्णतः चेतन से निर्धारित होता है। इसमें आध्यात्मिकता की ओर रुझान होता है और नैतिक आदर्शवादी विचार पर आधारित होता है। अब इसको थोड़ा सा आइए एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, जिससे कि आपका ईड, ईगो, सुपर ईगो बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा, दोबारा इससे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति चोरी करने जाता है, कोई व्यक्ति है, उसे कोई घड़ी पसंद आ गई, वो सोचता है इस घड़ी को चुरा लिया जाए, ठीक है, वो सोचता है इस घड़ी को चुरा लिया जाए। तो उस व्यक्ति का ईड कहेगा कि इसको चुरा लो, क्योंकि ये उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हमारा जो ईगो होगा वो कहेगा नहीं नहीं मत चुराइए, क्योंकि ये कार्य शायद गलत है, ठीक है। लेकिन ईड इतना हावी होता है, ईड बोलता है नहीं नहीं इसको चुरा लेना चाहिए, और हमारा जो ईगो होता है वो बोलता है नहीं इसको चुराना नहीं चाहिए क्योंकि ये गलत है, ठीक है। मतलब वो कंफ्यूज रहता है ईगो कि चुराना चाहिए कि नहीं चुराना चाहिए। वो ईड को यही बताने की कोशिश करता है कि इसको चुराना चाहिए या नहीं चुराना चाहिए, लेकिन वो कंफ्यूज रहता है। लेकिन जो हमारा सुपर ईगो होता है वो कहता है नहीं ये कार्य गलत है और हमें गलत कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब जो हमारा सुपर ईगो होता है वो हमें सही चीज़ों को बताता है। इसमें क्या होती है, आध्यात्मिकता होती है, सही गलत निर्णय लेने का इसके अंदर कैपेसिटी होती है, ठीक है। और ये जो भी कार्य करता है वो एकदम सही करता है, ठीक। जिस व्यक्ति के अंदर, आई होप आपको इस उदाहरण से समझ में आया होगा इड, ईगो और सुपर ईगो का डिफरेंस। तो जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो जितना अधिक होगी वो बुरे कामों से उतना दूर रहेगा, क्योंकि हमारा सुपर ईगो ही है एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सिगमंड फ्रायड के इडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कों में इडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, इडिपस ग्रंथि होता है, और लड़कियों में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। लड़कों में जो इडिपस ग्रंथि होता है उसी के कारण वो अपनी माता को ज़्यादा प्यार करते हैं, और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वे अपने पिता को अधिक प्यार करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रा ग्रंथि किसमें पाई जाती है, लड़कियों में, जो कि उसके पिता के प्रति प्रेम को दिखाता है, और इडिपस ग्रंथि किसमें पाई जाती है, लड़कों में, जो कि उसकी अपने माता के प्रति प्रेम को दिखाता है, ठीक है। तो ये जो इडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि है, इड, ईगो, सुपर ईगो है, चेतन, अचेतन, अर्ध चेतन मन है, ये सारे जितने भी यहाँ पे टॉपिक हैं वो सारे एग्ज़ाम में प्रत्येक बार आते हैं, इसीलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप देख लेंगे तो आई होप आपका एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।